नमस्कार साथियों, ये हमारी निर्वाचन आयोग लेक्चर सीरीज का थर्ड पार्ट है। इसके पहले के दो पार्ट्स में हमने निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रमुख समितियां जिन्होंने अनुशंसाएं दी थी, निर्वाचन सुधारों से संबंधित इन सभी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। और उसके बाद हमने कुछ संवैधानिक संशोधन भी पढ़े थे जो निर्वाचन से संबंधित थे। इस लेक्चर के माध्यम से हम निर्वाचन आयोग के अध्ययन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम विशेष रूप से दल बदल से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की। दल बदल से संबंधित कानून। दल बदल है क्या? दल बदल वो होता है जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है। मतलब एक पार्टी के टिकट से चुनाव जीता है और चुनाव जीतने के बाद उसने अपनी पार्टी को चेंज किया है। ये परिस्थिति कहलाती है दल बदल की। अर्थात जो 52वां संविधान संशोधन था जो वर्ष 1985 में हुआ था, इसके द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता का मतलब होता है अयोग्यता, आधार पर निर्हरता के बारे में प्रावधान किया गया है। आ रही बात समझ में? अर्थात कोई उम्मीदवार जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है, उसको अयोग्य ठहराने के संबंध में प्रावधान करता है 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1985 में। अब संविधान के 4 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया है। वे 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो हम आगे देखते हैं। तथा संविधान में एक नई अनुसूची, कौन सी? 10वीं अनुसूची भी इसके माध्यम से जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतः दल बदल कानून कहा जाता है। तो 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ है और संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। इसके अतिरिक्त जो 91वां संविधान संशोधन है जो हुआ था वर्ष 2003 में, वो भी दल बदल कानून से ही संबंधित है। जैसे बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन और किया गया। ये पॉलिटिकल पार्टीज में टूट से संबंधित है। जो 91वां संविधान संशोधन है वो राजनीतिक पार्टियों में जो टूट होती है उससे संबंधित है। अर्थात इसने एक उपबंध को समाप्त कर दिया। अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोग्यता नहीं मानी जाएगी। इसको भी हम आगे समझते हैं, बने रहिए लेक्चर के साथ। अब इस अधिनियम के प्रमुख उपबंध क्या क्या हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्हरता की, कि कोई राजनीतिक पार्टी का सदस्य या राजनीतिक दल का सदस्य है वो अयोग्य कब माना जाएगा? तो किसी सदन का सदस्य मतलब ये लोकसभा का भी हो सकता है एवं राज्यसभा का भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है। अब राजनीतिक दल का सदस्य है तो राजनीतिक दल आप लोग जानते ही होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य और राजनीतिक दल का सदस्य होने के बावजूद वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो उस सदन की सदस्यता के निर्हरक माना जाएगा। निर्हरक मीन्स अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। ठीक है, मतलब जीतने के बाद यदि वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है तो इस दल बदल कानून के तहत वह अयोग्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है। इसका मतलब क्या है कि सदन में जब किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होती है और इस वोटिंग से निर्धारित होता है, क्योंकि सदन में कहना चाहिए जो भी निर्णय हो रहे हैं वो बहुमत के आधार पर हो रहे हैं,
और बहुमत कैसे निर्धारित होगा? इस वोटिंग के आधार पर निर्धारित होगा। तो किसी राजनीतिक पार्टी ने अगर किसी प्रस्ताव पर वोट देने के लिए कहा है और उस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी सदस्य वो अपनी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ जाकर, उसके विपरीत जाकर यदि मत देता है, या मतदान जब जिस समय हो रहा है उस समय वह व्यक्ति अनुपस्थित है, या राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर क्षमादान ना पाया, मतलब उस राजनीतिक पार्टी जिसका वह सदस्य है, जिसके खिलाफ जाकर उसने ये काम किया है, उस पार्टी से 15 दिनों के भीतर उसने क्षमादान नहीं पाया है, तो ऐसा सदस्य अयोग्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान है किसके संबंध में? राजनीतिक दलों के सदस्यों के संबंध में। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है कि किसी राजनीतिक पार्टी का ऐसा कोई भी सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल को छोड़ दे और किसी अन्य राजनीतिक दल को ज्वाइन करे या ना भी करे, या फिर दूसरी चीज है उस राजनीतिक पार्टी के निर्देशों के विपरीत जाकर वो मतदान करे या फिर मतदान में अनुपस्थित हो, और इसके लिए उसे उस राजनीतिक पार्टी से 15 दिनों के भीतर क्षमादान ना मिला हो, तो ऐसा सदस्य दल बदल कानून के तहत अयोग्य माना जाएगा। तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? राजनीतिक पार्टी के सदस्य की। अब जितने भी लोग सदन में चुने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं, वे जरूरी नहीं है कि हर एक सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन हो। बहुत से सदस्य निर्दलीय भी चुनाव जीतकर आते हैं। तो निर्दलीय सदस्यों के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो कोई निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय का मतलब है जो बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव जीतता है, उसको कहते हैं हम निर्दलीय सदस्य। किसी सदन की सदस्यता के लिए निरर्हक अर्थात अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। मतलब जब वो उसने चुनाव जीता तो वो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं था, निर्दलीय था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे व्यक्ति भी दल बदल के तहत अयोग्य होंगे। अब अपन बात करते हैं नाम निर्देशित सदस्य की। नाम निर्देशित सदस्य का ही अर्थ होता है मनोनीत सदस्य। क्या अर्थ होता है नाम निर्देशित सदस्यों का? मनोनीत सदस्य, अर्थात ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जनता के द्वारा चुने नहीं होते। किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। मतलब वो सदस्य सबसे पहली चीज तो है निर्वाचित नहीं हुआ था, अर्थात जनता के द्वारा चुना नहीं गया था, अर्थात उसको चुनने के लिए कोई मतदान नहीं हुआ था। संवैधानिक प्रावधानों के तहत वो मनोनीत हुआ था और अपने मनोनयन के 6 माह के बाद यदि वो किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य कहलाएगा। अब इस दल बदल कानून के बहुत से अपवाद हैं, जैसे दल परिवर्तन के आधार पर ये जितनी भी अयोग्यताएं अपन ने पढ़ी हैं वो अयोग्यताएं 3 मामलों पर लागू नहीं होती। ये बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि इसके अपवाद क्या है। अपवाद मतलब ये जितने भी प्रावधान अपन ने पढ़े हैं, समझे हैं, उसके कौन कौन से अपवाद हैं। पहला अपवाद है यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो, मतलब दल में फूट पड़ गई है और इसके कारण अपने दल से वह बाहर हो गया है, तो दल में टूट तक कब मानी जाती है? तो दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी में फूट पड़ना या किसी पॉलिटिकल पार्टी का विभाजन होना कब माना जाएगा? जब उस पॉलिटिकल पार्टी के सदन के सदस्य, मतलब जो सदन में बैठे हो, जो चुन लिए गए, उस पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लें, तब मानी जाएगी फूट और इस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा।
दूसरी चीज है, यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुन लिया जाए। पीठासीन अधिकारी का मतलब है, देखिए संविधान की अनुसूची 2 पीठासीन अधिकारियों के बारे में उपबंध करती है। कौन सी अनुसूची? संविधान की अनुसूची 2 उपबंध करती है किसके विषय में? पीठासीन अधिकारियों के बारे में। ठीक है, इस संबंध में यदि कोई भी सांसद है, यदि वो पीठासीन अधिकारी चुन लिया गया हो, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया हो, ठीक है, या फिर राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया हो, ठीक है, तो उसको अपने दल की सदस्यता उस समय तक कहना चाहिए छोड़ना होगी जब तक वो इन पदों को सुशोभित करेगा। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी अगर कोई सदस्य चुन लिया गया है तो पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से वह बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो सदस्य तो था किसी राजनीतिक दल का, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत उसे पीठासीन अधिकारी चुना गया है। तो अगर वह पीठासीन अधिकारी के पद पर आसीन है तो जब तक वह पीठासीन अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहा है तब तक वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा को दरकिनार करके सभी को एक जैसा या अपने पीठासीन अधिकारी के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को दरकिनार करेगा, अर्थात सदस्यता से कुछ समय के लिए वो बाहर जाएगा और जब वह पीठासीन अधिकारी के पद को छोड़ेगा तो पुनः उसकी सदस्यता उसे वापस मिल जाएगी। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसको हम दल बदल के अंतर्गत शामिल नहीं करते। तीसरी चीज क्या है? 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा दल छोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है, 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वाले को टूट के आधार पर अब कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। क्या होता था, जैसे अभी अपन ने ये देखा कि हम ये कब बोलते थे कि पॉलिटिकल पार्टी का विभाजन हो गया। विभाजन कब मानते थे? जब किसी सदन के 1/3 सदस्य अलग से किसी पार्टी का गठन कर लें, तब हम मानते थे कि पार्टी का विभाजन हुआ है। पहले क्या था? पहले की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो मूल रूप से थी, मतलब 91वें संविधान संशोधन 2003 के पहले, ये जो 10वीं अनुसूची का प्रावधान था, ये विधायक दल के 1/3 सदस्य द्वारा दल छोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित था। मतलब पहले इसको गिना नहीं जाता था, किसमें? अपवाद में। ठीक है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में इसको परिवर्तित किया गया और क्या कर दिया गया है कि अब 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ रहे हैं तो उनको दल बदल से संरक्षण नहीं मिलेगा। दल बदल से संरक्षण नहीं मिलेगा, अर्थात इस चीज को काउंट किया जाएगा किसमें? दल बदल में। ठीक है, तो अब 2 ही अपवाद ऐसे हैं जिनको दल बदल से संरक्षण है। 91वें संविधान संशोधन से पहले इस प्रकार की परिस्थिति को भी संरक्षण था दल बदल से, लेकिन अब ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। अब निर्धारण प्राधिकारी की बात करें कि ये कौन निर्धारित करेगा कि दल बदल हुआ है कि नहीं। तो दल परिवर्तन में उत्पन्न निर्हरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान देने लायक बात है कि ये निर्णय कौन करेगा? हमेशा सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता था। ठीक है, जैसे अगर दल बदल की परिस्थिति लोकसभा में बनी है तो लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करेगा कि दल बदल हुआ है या नहीं। अगर ये दल बदल की परिस्थिति विधानसभाओं में बनी है राज्यों की, तो विधानसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्धारण करेगा।
अब हम बात करते हैं नियम बनाने की शक्ति के बारे में कि ये दल बदल से संबंधित नियम कौन बनाता है। ठीक है, तो किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो सदन का अध्यक्ष ही दल बदल से संबंधित इन नियमों का निर्धारण करता है। ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। तो ये जो नियम बने हैं ये 30 दिन के लिए सदन इन पर विचार विमर्श करेगा, और नियम कौन बनाएगा? उस सदन का अध्यक्ष इन नियमों का निर्माण करेगा। सदन इन नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत भी कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि नियम तो बना दिए किसने? अध्यक्ष ने, और 30 दिनों के लिए विचार विमर्श के लिए रखा। कहां पर? सदन के समक्ष। नियम अध्यक्ष ने बनाया और 30 दिनों के लिए विचार विमर्श के लिए रखे गए उसी सदन में। जैसे लोकसभा अध्यक्ष ने नियम बनाए हैं। नियम किसने बनाए हैं? लोकसभा अध्यक्ष ने। तो ये जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इन नियमों को जो उसने बनाए हैं वो किसके समक्ष रखेगा? वो इन नियमों को रखेगा उस सदन के समक्ष। ठीक है, अब क्या होगा? सदन उन नियमों को स्वीकृत भी कर सकता है, उनमें सुधार भी पेश कर सकता है अथवा उन्हें अस्वीकृत भी कर सकता है। इसके अलावा सदन निर्देश भी दे सकता है कि अगर किसी भी सदस्य ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो ये माना जाएगा कि जिस प्रकार से सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है उसी प्रकार से इनका उल्लंघन भी माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों के कुछ ना कुछ विशेषाधिकार होते हैं, तो जो प्रावधान विशेषाधिकारों के उल्लंघन का होगा, जो सजा विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए होगी, वही सजा इन नियमों के उल्लंघन के लिए भी दी जाएगी, ऐसा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, तो दल बदल हुआ है या नहीं ये सदन का अध्यक्ष निर्धारित करेगा, और उसी को नियम बनाने की शक्ति भी दी गई है। अब हम मूल्यांकन करते हैं दल बदल से संबंधित कानून का, कि दल बदल से संबंधित ये जो कानून है इसके क्या क्या लाभ है। अभी तक अपन ने जो भी चीज समझी है उसी का ही मूल्यांकन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। तो विधायकों के दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था को उच्च स्थिरता प्रदान करना, ये सबसे पहला लाभ है। राजनीतिक संस्था को उच्च स्थिरता प्रदान करना का मतलब है कि आप देखिए कि अगर कोई सदस्य किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जीतकर आया और जीतने के बाद उसने दल परिवर्तित कर लिया, तो आप 2 मिनट सोचकर देखिए, पूरी राजनीतिक गतिविधियां अस्थिर हो जाएंगी, सरकारें बदली जाएंगी, और बार बार यदि यही गतिविधि दोहराई गई तो जनता के धन का अत्यधिक अपव्यय होगा, क्योंकि सांसदों या विधायकों की खरीद फरोख्त में यह धन व्यय किया जाएगा। यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है। अर्थात वही चीज है कि राजनीतिक रूप से स्थिरता प्रदान करता है। यह राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है। अब इन्हीं चीजों से क्या होगा? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को भी कम करता है। ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। इसके द्वारा ही विद्यमान राजनीतिक दलों की एक संवैधानिक पहचान ही प्राप्त हुई है। मतलब राजनीतिक दल जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक संवैधानिक प्रावधान भी सही तरीके से लागू नहीं हो सकते। तो इन तमाम सारी कार्यवाहियों का परिणाम क्या है कि राजनीतिक दलों को व्यापक रूप से स्थिरता मिली है। अब देखो, जितने भी नियम हैं, कुछ ना कुछ आलोचना या कुछ ना कुछ लूप होल तो अवश्य ही रह जाता है। इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है। यह असहमति व दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है
जो अपनी राजनीतिक दल के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट कर रहा है, तो किसी भी सदस्य का जो व्यक्तिगत सोच है उस व्यक्तिगत सोच को नहीं बता पाया। अगर वो अपने ही राजनीतिक दल के खिलाफ जाकर वोट दे रहा है तो उसकी सोच का कोई भी परिणाम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाकर वोट दे रहा है तो ये द्योतक इस बात का है कि वो विपक्ष को या विपक्ष के साथ सहमति बरत रहा है। इसको भी काउंट किया गया है किसमें, दल बदल में। जब ये अपन ने पढ़ा था ना कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सदस्य है और वो सदस्य क्या कर रहा है, अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत जाकर वोट दे रहा है, तो उसको भी कैलकुलेट किया जाता है दल बदल में। ठीक है, तो इसके बीच अंतर ये अधिनियम नहीं कर पा रहा है। इसके अतिरिक्त इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन में मतभेद अनुचित है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से दल परिवर्तन कर रहा है या वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो सभी के लिए एक ही प्रकार का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तीसरी चीज है, यह किसी विधायक द्वारा विधानमंडल से बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता। ठीक है, मतलब विधानमंडल से बाहर जाकर, विधानमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि जो चीज अभी हमको मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, विधानमंडल से बाहर जाने का मतलब है कि बहुत सारे विधायकों ने विधानमंडल की सदस्यता त्याग दी और विधानमंडल की सदस्यता त्यागने के बाद एक दूसरी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया। उसको दल बदल की कैटेगरी में नहीं रखा गया। मतलब एक लूप होल जो है आपके सामने आया है कि नहीं आया। क्या हुआ है कि अगर किसी को दल बदल करना है तो वो अपनी वर्तमान राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दे, इस्तीफा देने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, उपचुनाव होंगे, उपचुनाव में वो फिर जीत जाएगा, जो हमें अभी कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। इसकी भी कोई ऐसी ठोस व्यवस्था जो है ये अधिनियम नहीं कर रहा। चौथा है, इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है, क्योंकि निर्दलीय सदस्य का भी प्रावधान अपन पहले पढ़ चुके हैं और नाम निर्देशित सदस्यों का भी प्रावधान अपन पढ़ चुके हैं। ये प्रावधान भी किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, अतार्किक। अतार्किक मतलब कोई रीजन नहीं बताया कि निर्दलीय सदस्यों को दल बदल कैसे माना जाएगा कि कोई निर्दलीय सदस्य है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो वो कुछ समय के बाद, 6 महीने के बाद अगर किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें जो हैं अतार्किक सी प्रतीत होती हैं। पांचवा है, अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसकी 2 आधारों पर आलोचना की जा सकती है। अब इस दल बदल के संबंध में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, अयोग्य लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल बदल विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 75 में, ये क्या है, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का जो आकार है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा। पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री बहुत सारे लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देता था, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की अब जो कैबिनेट होगी या जो मंत्री परिषद होगी उसका जो आकार है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। दूसरा है, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल में ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरक ठहराया गया है वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी अयोग्य होगा। मतलब कोई भी ऐसा सदस्य जो इस कानून का दोषी है वो कभी कोई मंत्री पद धारण नहीं कर सकता। तीसरी चीज है, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा।
बिल्कुल जैसा लोकसभा में है वही प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं में भी किया गया है, लेकिन बहुत सी विधानसभाएं ऐसी हैं जिनका आकार काफी छोटा है, इसलिए एक और तथ्य यहाँ पर जोड़ दिया है। वह क्या है? मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होना चाहिए। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 164 में। ठीक है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% या 12 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। चौथा अध्याय है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 164 में। ठीक है, तो विधानसभा से संबंधित हैं ये, और ये दो जो 75 वाले हैं ये संबंधित हैं आपके लोकसभा से। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या प्रावधान है? तो पांचवा प्रावधान ये है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, कहाँ का? संसद या राज्यों के विधानमंडल में किसी भी राजनीतिक पार्टी का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है, वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। अब लाभ का पद क्या होता है? किस चीज को हम मानते हैं लाभ का पद? तो ये भी समझिएगा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय जिसके लिए वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी ऐसा पद जिस पर काम करने वाले व्यक्ति को जो सैलरी है वो सरकारी राजस्व से दी जाए, वो पद कहलाता है क्या? लाभ का पद। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, भले ही सदन से हो, मतलब लोकसभा से रिलेटेड हो या फिर विधानसभा से रिलेटेड हो, और वो अयोग्य ठहराया गया है किसके संबंध में? दल बदल के, तो वो कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय, चाहे वह निगमित हो या ना हो, जिसका स्वामित्व पूर्णतः या अंशतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा जिसके लिए वेतन व अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब निगम या नगर निगम वगैरह होते हैं, उनमें मेयर वगैरह के जो पद हैं, ठीक है, जिस पर अंशतः या पूर्णतः सरकारी खजाने से ही पैसा व्यय किया जाता हो, तो दल बदल से ग्रसित व्यक्ति इस पद को धारण नहीं कर सकता। इसी प्रकार से छठवां जो प्रावधान है दल बदल का, वो ये है कि 10वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं, ठीक है, दल परिवर्तन विरोधी कानून विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे जब किसी दल के 1/3 सदस्य उस विभाजित दल में शामिल हो। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि विभाजन के आधार पर निरहरक के लिए कोई और संरक्षण नहीं है। यही प्रावधान है जो 91वें संविधान संशोधन से हटाया गया है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स जो हैं आपको विशेष रूप से याद रखना है, किसके विषय में? दल बदल से संबंधित कानूनों के विषय में। ठीक है, तो दल बदल से संबंधित जो कानूनों के प्रावधान है वो इस प्रकार से 6 प्रावधान है, और दल बदल से संबंधित कानून क्या है वो जस्ट अभी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग का। किसी आपको इसके विषय में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक यू।